सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए ये सबको सुनना चाहिए। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगों, इसको ध्यान से सुनिए। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। कृषि मंत्री जी सो गए सर, जग रहे हैं। आपने जगा दिया बहुत। उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है। अरे आप बोलना जब आपका मौका है, जब आपका मौका है बोलना। बैठिए, डिस्टर्ब न करें। रोहित बोरा, बैठिए, भाषण चुपचाप सुनिए। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। अरावली पर्वतमाला की करीब 4000 हेक्टेयर डिग्रेडेड भूमि के रेक्लेमेशन के लिए पक्की दीवार एवं संरचनाओं का निर्माण एवं स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण करवाया जाएगा। नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक $350 बिलियन से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल रहेंगे। संस्कृति हमारी पहचान है, विकास हमारी उड़ान, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है राजस्थान। रेत की धरती पर बड़े हो सकते हैं, रेत की धरती पर भी सपने हरे हो सकते हैं, रेत की धरती पर भी सपने हरे हो सकते हैं। सही नीति और नियत से नतीजे सुनहरे हो सकते हैं। हमने विकसित राजस्थान का मल्टीप्लाई इफेक्ट उत्पन्न होगा और अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। यहाँ मुझे देश के प्रसिद्ध कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी की निरंतर कर्म कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ याद आ रही हैं। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों से प्रेरित होकर श्रमेव जयते को आत्मसात करते हुए आमजन के सहयोग एवं समर्थन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अगुवाई में 24/7 समर्पण भाव के साथ कार्य करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक $350 बिलियन से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल रहेंगे। का बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में राजस्थान को टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको भी ताली बजानी चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये उपलब्धि हमारे द्वारा ये पूरे राजस्थान को, जिस तरह हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, क्यों नहीं, मुझे बहुत गर्व है कि राजस्थान को कुछ इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है।
Continue. चलिए चलिए, अरे बैठिए। क्यों, मेरा रिप्लाई भी तो आएगा माननीय सदस्य। ये उपलब्धि हमारे द्वारा किए गए, ये उपलब्धि, अब पढ़ रही हूँ तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं आप। अब ये उपलब्धि हमारे द्वारा किए गए सुधारों एवं नीतिगत निर्णयों की विश्वास कहना चाहूँ 1000 तुम है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, राह में मुश्किल होंगी 1000, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। में मुश्किल कहना जन्म लेता है और ये विश्वास हमारी वास्तविक पूंजी है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, राह में मुश्किल होंगी 1000, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। इन्हीं में कार्य करते हुए राज्य में किए जाने वाले पब्लिक प्रोक्योरमेंट में देश में निर्मित गुड्स एंड सर्विसेज को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन के साथ साथ सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश में नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय एवं अन्य प्रमुख कार्यालयों से संबंधित भवन निर्माण तथा 94 नवीन पंचायत समितियों तथा 3467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न विकास कार्य 3000 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिलों यथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों के राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम से शासित गांवों के किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण आदि का लाभ नहीं मिल पाता है। बदली हुई आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इस अधिनियम में संशोधन कर इन गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार के लाभ प्रदान किए जाने प्रस्तावित हैं। आमजन और निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न राजस्व नियमों का कंसोलिडेशन एवं सरलीकरण किया जाएगा। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह संकल्प लिया है कि विभिन्न सेवाएं न सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी बल्कि प्रक्रियाओं का एंड टू एंड प्रोसेस रीडिज़ाइन कर अनावश्यक स्तरों को हटाया जाएगा। साथ ही निर्धारित समय सीमा में निर्णय न होने पर डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था को और आगे ले जाया जाएगा। नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों की सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में सड़क, जल संसाधन, पेयजल परियोजनाओं के साथ साथ विभिन्न निकायों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण व विस्तार संबंधी कार्यों की समयबद्ध व निष्पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित किए जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
तथा प्रतिस्पर्धा दक्षता एवं निवेश बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के नवीन अवसर किए जाने के उद्देश्य से नियमों का सरलीकरण एवं रैशनलाइजेशन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश में डीरेगुलेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म्स 2.0 लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय में डीरेगुलेशन सेल का गठन भी किया जाएगा। उपनिवेशन तहसीलों में राजस्व तहसीलों के समान स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल सुधार करने तथा लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किए जाने के उद्देश्य से उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय किया जाएगा। साथ ही विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए विभिन्न निकायों, उपक्रमों एवं अभिकरणों की मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत के अनुरूप समीक्षा की जाकर इनके भविष्य के संबंध में उचित निर्णय लिया जाना भी प्रस्तावित है। कानून व्यवस्था, प्रदेशवासियों को अपराध मुक्त सुरक्षित वातावरण देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है एवं हम राज्य में अपराधों की संख्या में कमी लाए हैं। साथ ही हम आपराधिक प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई कर दुष्कर्म प्रकरणों के निस्तारण में औसत समय 106 दिवस से घटाकर 56 दिवस तथा पॉक्सो प्रकरणों के निस्तारण का समय 102 दिवस से कम कर 59 दिवस तक ले आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एसीबी की ट्रैप कार्रवाइयां सफल किए जाने तथा परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिए जाने की दृष्टि से रिवॉल्विंग फंड की राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए पुलिस इकाइयों की स्थापना, क्रमोन्नयन के साथ साथ आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। आजकल डिजिटल अरेस्ट की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। आम नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग में सहभागिता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की नफरी में 5000 की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। जोधपुर जयपुर जयपुर, अलवर एवं उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवनों का चरणबद्ध रूप से निर्माण NBCC पैटर्न पर कराया जाना प्रस्तावित है। इन पर 1200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के कारागृहों के विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के साथ साथ कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन न्यायालयों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आमजन को अपने घर से ही उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के लिए राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में किराए के भवनों में संचालित 15 अभियोजन कार्यालयों के लिए भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक कल्याण, प्रदेशवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा सुशासन देने में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कार्मिकों की भी महती भूमिका है। हमारी सरकार कार्मिकों व पेंशनर्स के हितों के लिए भी संवेदनशील है।
प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन संबंधी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा किए जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे राज्य में लागू करने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। प्रदेश में आउटकम बेस्ड वर्क कल्चर को बढ़ावा देते हुए स्मार्ट रिस्पॉन्सिव तथा फ्यूचर रेडी गवर्नेंस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सेवा के अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग कोर्सेज की सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। राजकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के कल्याण के साथ साथ उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान किए जाने प्रस्तावित हैं। इन प्रावधानों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा। इसके अंतर्गत सैलरी अकाउंट के साथ एडवांस डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, रियायती दर पर ऋण तथा बीमा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये सुविधा 70 वर्ष तक की उम्र के पेंशनर्स को भी दी जाएगी। राजकीय कार्यालयों में महिला कार्मिकों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ दिलाने, स्थानीय समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और इनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों की सीमा में बढ़ोतरी की जानी प्रस्तावित है। पंचायती राज विभाग में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं नवनियुक्त कार्मिक और अधिक दक्षता से कार्य कर सकें, इसके लिए लगभग 1,50,000 कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तर्ज पर स्टेट पंचायत अवार्ड दिए जाने प्रस्तावित हैं। आठवां स्तंभ, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं सदन के समक्ष कृषि बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा सर्वविदित है कि शुरुआत से ही कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, सच्ची प्रगति ग्रामीण एवं कृषि आधार को सुदृढ़ करने में निहित है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी है। एकात्म मानववाद एवं समावेशी विकास का संदेश देने वाले इस महान व्यक्तित्व को नमन करते हुए सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारी सरकार भी गरीब और वंचितों के लिए इसी समर्पण भाव से कार्य करती रहेगी। हमारी सरकार वर्ष 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी ड्रिवन अग्रणी कृषि शक्ति बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषि विकास, कृषक कल्याण तथा अन्नदाता की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हमारे द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, किसान भाइयों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही सिंचाई, पशुधन व डेयरी क्षेत्र को भी सशक्त किया जा रहा है। सिंचाई। सम्मानित सदन को विदित है कि सीकर, झुंझुनू, चुरू एवं अन्य जिलों की पिछली 30 वर्षों से लंबित पेयजल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहल एवं केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने हरियाणा से MOU कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। यमुना जल को हथनी कुंड बैराज से शेखावटी क्षेत्र तक लाए जाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना के अंतर्गत कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में सकल बोए गए क्षेत्र का 24% भाग सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत है। विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 51% किए जाने हेतु आगामी वर्ष राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु लगभग 1,340 करोड़ रुपए व्यय कर 3 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन सिंचाई संबंधी कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। अब देखिए तो सही कितने सारे पन्ने हैं, अभी भी चल रहे हैं। 32,000 करोड़ का सुनते ही बता तो निश्चित हो 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ आपके शिखर में यहाँ भी विरोध किया तो शिखर की टोंक जिले की बिसलपुर परियोजना की दाई मुख्य नहर के 5,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का कार्य लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। इससे लगभग 10,500 कृषक लाभान्वित होंगे। राज्य में सौर पंप संयंत्रों के प्रोत्साहन हेतु आगामी वर्ष 50,000 सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर 1,500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कृषक कल्याण एवं कृषि विकास। उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किश्तों की राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100% छूट दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान साथियों को विभिन्न कृषि यंत्रों यथा पावर टिलर, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, रीपर आदि हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 50,000 कृषक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष 500 कस्टम हायरिंग 96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों में अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा के कारण
वर्षा जल का संग्रहण कर बिना छीजत के पानी का उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु आगामी वर्ष 8,000 डिग्गियों व 15,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन सहित आगामी 2 वर्षों में 36,000 फार्म पॉन्ड्स के लिए 585 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। इससे 80,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। 80,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। नीलगाय जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आगामी वर्ष 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर तारबंदी हेतु 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सामुदायिक तारबंदी में कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि विकास के लिए उन्नत बीज, भूमि सुधार, बायो एजेंट्स एवं माइनर मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता के लिए मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल एवं अरंडी आदि फसलों के 70,000 प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 2,50,000 से अधिक किसानों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुदानित प्रमाणित बीजों का वितरण कर लाभान्वित किया जाएगा। इन पर 135 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 5,000 से अधिक आबादी वाली 3,496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2,098 ग्राम पंचायतों में इस हेतु लगभग 270 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। आधुनिकतम तकनीकों तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग एवं क्षमता विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली राज एम्स राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि में AI, ML, GIS, रिमोट सेंसिंग एवं सैटेलाइट इमेजरी आदि तकनीकों द्वारा किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य की निगरानी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस हेतु 77 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल, प्लास्टिक मल्च उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष 4,000 कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए औषधीय पौधों व मसाला फसलों तथा फूल व सब्जी आदि की खेती संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेश में चूरू सहित खारे पानी की उपलब्धता वाले जिलों में झींगा पालकों को राहत देने के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यों को और अधिक गति दिए जाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पद चरणबद्ध रूप से भरे जाने प्रस्तावित हैं। आगामी वर्ष 443 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। कृषि विपणन एवं सहकारिता, ब्याज मुक्त
अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान कर व्यय किए जाएंगे। कराना पड़ेगा। दीर्घकालीन सहकारी कृषि मुझे कुछ सोचना कहना पड़ेगा एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर्स हेतु 590 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 26,000 किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे। हमारे प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पाद अपने मूल स्थलों यथा नागौरी, अश्वगंधा, सौजती मेहंदी आदि के रूप में पहचाने जाते हैं। राज्य के और विशिष्ट एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से मैं मिशन राज गिफ्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश में भंडारण क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादों में प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग, क्षमता विकास, मंडी विकास तथा आधारभूत संरचना निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त ग्रोसरी एवं अन्य खाद्य उत्पाद उपलब्ध करवाए जाने के लिए नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित किए जाएंगे। साथ ही समस्त जिलों में नवीन उपहार विक्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे। दूर दराज से कृषि उपज की बिक्री हेतु कृषि उपज मंडियों में आने वाले किसानों को गर्मी एवं बरसात से बचाव के लिए शेड निर्माण सहित मंडियों तक पहुंच मार्ग एवं यार्डों में अन्य आधारभूत कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए पशुधन संख्या एवं निर्धारित दूरी जैसे मानकों के आधार पर आगामी 2 वर्षों में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सरस ब्रांड को गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सरस उत्पादों के आउटलेट्स खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत वर्तमान में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना में 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।
विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के लिए प्रदेश में मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 200 लाख लीटर प्रतिदिन तथा दूध और दुग्ध उत्पाद बिक्री केंद्रों की संख्या 1 लाख किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने, मिल्क प्लांट्स की स्थापना, अपग्रेडेशन एवं विस्तार करने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। 1 लाख पशुपालकों को वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित उत्पाद, शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में मुर्गी पालन तथा गौ उत्पादकों को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नवा स्तंभ हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता। हरित बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडिफाइड बजट में हमने सतत विकास के साथ एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। इस कड़ी में जहां पिछले वर्ष राज्य के पहले हरित बजट हेतु हमने 27,850 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया था, वहीं आगामी वर्ष के लिए 20% से अधिक की वृद्धि के साथ 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता केन्या के प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट वंगारी मथाई के शब्दों में, The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. अर्थात पर्यावरण और अर्थव्यवस्था वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते तो हम स्वयं के अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते। पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए हम वर्ष 2047 तक राजस्थान को पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाएंगे। इसके लिए हम वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामूहिक भागीदारी एवं सतत भू उपयोग द्वारा जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा जैव विविधता संरक्षण की दिशा में सुनियोजित कार्य कर रहे हैं। हमारा वर्ष 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाकर 20% किए जाने का लक्ष्य है। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से प्रारंभ किए गए मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हमारे द्वारा जन सहभागिता से लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की दृष्टि से राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकसित किए जाएंगे। अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सी जोन्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु 32 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए आवंटित भूमि का 10% भाग वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए जाने हेतु 31 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष पृथ्वी
Project for Resilient and Integrated Terrestrial Habitats and Wildlife Valorization Initiative परियोजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत प्रे बेस्ड ऑगमेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बचाव एवं पुनर्वास सुविधाएं, AI आधारित निगरानी, इको टूरिज्म सर्किट विकास आदि कार्यों हेतु 1500 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष सामुदायिक और व्यक्तिगत विकास यथा पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, चारागाह विकास आदि के कार्य लगभग 5000 करोड़ की राशि से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तृतीय चरण के तहत आगामी वर्ष लगभग 5000 गांवों में 2500 करोड़ रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्राचीन अरावली पर्वतमाला के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। इसके लिए अरावली पर्वतमाला की करीब 4000 हेक्टेयर डिग्रेडेड भूमि के रेक्लेमेशन के लिए पक्की दीवार एवं संरचनाओं का निर्माण एवं स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण करवाया जाएगा। साथ ही खान, पुलिस एवं वन विभाग के समन्वित प्रयासों से अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पर 130 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि में वन भूमि का क्षेत्र आने पर डायवर्जन हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने में सामान्य रूप से अधिक समय लगता है, जिससे परियोजनाओं की क्रियान्विति समय पर नहीं हो पाती। इसके समाधान के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गैर वन भूमि से 1000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया जाना प्रस्तावित है। वन्यजीव, जैव विविधता व वेटलैंड संरक्षण के साथ साथ आधारभूत संरचना सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से विभिन्न प्रावधान कार्य किए जाएंगे। इन प्रावधानों कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। विकास बजट से सारे विपक्षी साथी चित हो गए हैं। इनको शांतिपूर्वक सुने तो पूरा होने दो। वन संरक्षण, अरे आपके वित्त मंत्री बोल रही हैं, इनको तो पूरा करने दो। वन संरक्षण आधारभूत संरचना के अरे आपको बिराजिए। आप बोले। वन संरक्षण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, वन क्षेत्रों में मोबिलिटी बढ़ाने तथा वन जीव रेस्क्यू प्रणाली के संवर्धन के लिए रैपिड मोबिलिटी टीम्स के गठन के साथ ही 291 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंसेज उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस हेतु 25 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को जैविक तथा प्राकृतिक नियंत्रण की विधियों का प्रशिक्षण दिए जाने के लिए श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की जाएगी।
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायो वेस्ट के पर्यावरण अनुकूल उपयोग के लिए नगर निगम जयपुर एवं जोधपुर में पीपीपी मोड पर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु वेस्ट डिस्पोजल संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से राज्य के समस्त जिलों में शवदाह के लिए क्लोज्ड कंबस्शन क्रिमेशन फर्नेस की स्थापना की जाएगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके लिए किसानों को चेंज एजेंट्स के रूप में स्थापित करने के लिए माइक्रो इरिगेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे हुए सकारात्मक बदलाव के आधार पर किसानों को कार्बन क्रेडिट्स दिलवाकर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में पहली बार कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के उद्देश्य से पायलट आधार कर 100 करोड़ रुपए लागत की सड़कों के निर्माण में आधुनिकतम तकनीकों FDR, एस्फॉल्ट रिसाइकलिंग, सोल स्टेबलाइजेशन आदि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल संरक्षण तथा ट्रीटेड वेस्ट वाटर के रीयूज की दृष्टि से 29 अमृत शहरों के एक उद्यान में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण, पब्लिक हेल्थ एवं सतत विकास के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थित उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के समुचित उपचार हेतु कॉमन अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर CETP निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। दसवां स्तंभ 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्पित है। हमारा ध्येय है कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व सिटीजन सेंट्रिक सुशासन को सुदृढ़ करें, जिससे राजस्थान विकसित एवं आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो। रेत की धरती पर भी सपने हरे हो सकते हैं। रेत की धरती पर भी सपने हरे हो सकते हैं। सही नीति और नियत से नतीजे सुनहरे हो सकते हैं। हमने विकसित राजस्थान एट 2047 के सपने को साकार करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। हमारे अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका है। हमने जहां एक ओर नवीनतम तकनीकों पर आधारित कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है, वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों के कल्याण के लिए इस बार के कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.59% की वृद्धि भी की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पर्यटन, फिल्म प्रोत्साहन, AIML जैसी नीतियों के लागू होने से सर्विस सेक्टर से भी गति मिली है, जिसके फलस्वरूप सर्विस सेक्टर की वार्षिक वृद्धि दर 2023-24 में 5.70% से बढ़कर
वर्ष 2025-26 में 11.15% हो गई है। राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा निवेश प्रोत्साहन, रिप्स, निर्यात संवर्धन, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल्स एवं वस्त्र, MSME उद्योग संवर्धन जैसी प्रगतिशील नीतियां लागू की गई हैं। इससे प्रदेश का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हुआ है। निवेशकों का राजस्थान की विकास यात्रा में विश्वास बढ़ा है व प्रदेश में निवेश को नई ऊंचाइयां मिली हैं। हमारे इन प्रयासों से प्रदेश में निवेश, सुशासन व औद्योगिक विकास के लिए फ्रेंडली इकोसिस्टम स्थापित हुआ है। इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रगतिशील सोच के साथ हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे इस बजट से सभी सेक्टर्स में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट उत्पन्न होगा और अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। यहाँ मुझे देश के प्रसिद्ध कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी की निरंतर कर्म कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ याद आ रही हैं। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों से प्रेरित होकर श्रमेव जयते को आत्मसात करते हुए आमजन के सहयोग एवं समर्थन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अगुवाई में 24/7 समर्पण भाव के साथ कार्य करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक $350 बिलियन से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल रहेंगे। अरे ब्राजो, माननीय सदस्य पूरा होने दो। अरे माननीय पूरा होने दो, एक तो पूरा होने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आप ब्राजो कल आपका उद्बोधन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये स्पष्ट विजन रहा है कि आर्थिक विकास को गति देते हुए आमजन, किसानों, श्रमिकों, युवाओं एवं उद्यमियों पर कर के भार को यथासंभव न्यूनतम रखा जाए। कर में स्थिरता, प्रक्रिया में सरलता और प्रशासन में पारदर्शिता हमारी कर नीति का मूल आधार है। राजा प्रजा सुखे सुखम, प्रजानाम च हिते हितम, अर्थात शासक का सुख प्रजा के सुख में है तथा हित भी प्रजा के हित में निहित है। कम बोझ, अधिक भरोसा और तेज फैसले के सिद्धांत पर हमारी डबल इंजन की सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लागू बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के अंतर्गत राजस्थान को उत्कृष्ट सुधारों के लिए देश भर में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में राजस्थान को टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको भी ताली बजानी चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये उपलब्धि हमारे द्वारा ये पूरे राजस्थान को, जिस तरह हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है,
क्यों नहीं? मुझे बहुत गर्व है कि राजस्थान को कुछ भाषण नहीं हो इतना रहा। बड़ा अचीवमेंट मिला है। आप तो अपना कंटिन्यू। चलिए चलिए, अरे बैठिए। क्यों, मेरा रिप्लाई भी तो आएगा माननीय सदस्य। ये उपलब्धि हमारे द्वारा किए गए, ये उपलब्धि, अब पढ़ रही हूँ तो पढ़ने नहीं दे रहे आप। अब ये उपलब्धि हमारे द्वारा किए गए सुधारों एवं नीतिगत निर्णयों की सफलता का प्रमाण है। वाणिज्यिक कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत कर देश को वन नेशन वन टैक्स की दिशा में आगे बढ़ाया है। अब जब जीएसटी को लागू हुए करीब एक दशक हो रहा है, देश जीएसटी 2.0 के चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां फोकस केवल कर संग्रहण पर नहीं बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण, स्थिरता तथा विश्वास और तकनीक आधारित प्रशासन पर है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दरों में किए गए बदलाव के परिणाम स्वरूप आवश्यक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम होने और व्यापारियों की अनुपालन लागत घटने से कीमतों में कमी आई है और महंगाई पर नियंत्रण भी हुआ है। जीएसटी टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ ऑनलाइन सुनवाई का मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रकरण की वर्तमान स्थिति, सुनवाई की आगामी तिथि आदि की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। साथ ही सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेंगी। जीएसटी करदाताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन संबंधी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिन में निस्तारित किया जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि और संपत्ति लेन देन के पारदर्शिता राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश वातावरण दोनों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार ने ई स्टैंप एवं ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब हमारी सरकार पंजीयन सेवाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने हेतु ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पक्षकारों के ई वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा डिजिटली सर्टिफाइड कॉपीज प्राप्त करने की सुविधाएं आमजन को घर बैठे ही उपलब्ध होंगी। गत वर्ष हमने 50 उप पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालयों के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अब मैं 50 के स्थान पर सभी 106 पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालयों को मॉडल उप पंजीयक कार्यालय के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। एमएसएमई उद्यमियों हेतु स्टैम्प ड्यूटी राहत को अब केवल बैंकों और कुछ ऋण दस्तावेजों तक सीमित न रखकर सभी वित्तीय संसाधनों एवं सभी प्रकार के ऋणों तक विस्तारित करते हुए स्टैम्प ड्यूटी की दर 0.125% और अधिकतम 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। आमजन और निवेशकों को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर को 1% से घटाकर 0.5% तथा अधिकतम 1 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। परिवहन विभाग 16.5 मीट्रिक टन से भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर व्हीकल टैक्स की प्रतिवर्ष भुगतान के साथ साथ वाहन मालिकों को राहत देते हुए एक बार भुगतान का भी विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। वाहन जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपायों के तहत 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन वाहनों पर देय ग्रीन टैक्स की दरों को पुनरीक्षित किया जाएगा। अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी
रूप से लाए गए गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में देय अधिकतम 25% छूट को बढ़ाते हुए 50% तक किए जाने की घोषणा करती हूँ। खान एवं पेट्रोलियम विभाग खातेदारी भूमि तथा खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस के बीच स्थित क्रमशः 1 हेक्टेयर एवं 0.18 हेक्टेयर से कम सरकारी भूमि का खनन क्वारी प्रयोजनों के लिए आवंटन किए जाने का प्रावधान नहीं होने से इनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब मैं ऐसी भूमियों के संबंध में खनन क्वारी प्रयोजनों हेतु आवंटन के प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। खनन पट्टा जारी होने के साथ ही खनन कार्य प्रारंभ हो ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था लागू करते हुए हमारी सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में मेजर मिनरल्स के 8 ब्लॉक्स तथा माइनर मिनरल्स के 50 प्लॉट्स की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ सफलतापूर्वक की गई। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में मेजर मिनरल्स के 10 ब्लॉक्स माइनर मिनरल्स के 100 प्लॉट्स की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण एवं बजरी पर निर्भरता कम करने हेतु लाई गई एमसैंड पॉलिसी 2024 के अंतर्गत राजकीय निर्माण कार्यों में एमसैंड के न्यूनतम 25% उपयोग को एप्लीकेबल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध रूप से 50% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अवैध खनन की रोकथाम तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से खनिज विभाग का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत खनिज अभियंताओं एवं भूवैज्ञानिकों के 15 नए कार्यालय खोले जाने के साथ साथ 10 AME कार्यालयों में ME कार्यालयों में क्रमोन्नत भी किया जाएगा। भारत सरकार की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी 2023-2047 तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग कर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार के अनुरूप प्रदेश में भी पर्यावरण संतुलन के साथ सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले खान धारकों को सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य में खनिज अन्वेषण को नई गति देने के लिए बेस मेटल लाइमस्टोन, मैग्नीज एंड आयरन जैसे खनिजों हेतु जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य किया जाएगा तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में EV तथा CNG वाहन प्रमुख विकल्प है। आगामी वित्तीय वर्ष में 60 नए CNG स्टेशन तथा 250 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के 10 किलोमीटर परिधि में इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन के अभाव में बंद रहे खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंसों की इस अवधि को डीम नॉन वर्किंग पीरियड घोषित किया जाना प्रस्तावित है। एमनेस्टी विगत 2 वर्षों में लाई गई एमनेस्टी योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिए वैट, कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन तथा खनन से संबंधित एमनेस्टी योजनाएं लाएंगे। इन एमनेस्टी योजनाओं का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। उद्योग एवं वाणिज्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कृषि को सुदृढ़ आधार बनाकर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को राज्य के विकास का प्रमुख इंजन बना रही है। वर्ष 2047 तक राज्य की GDP को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं।
इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान जीडीपी के 80% से अधिक होना लक्षित है। इससे व्यापक रोजगार, सशक्त उद्यमिता तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समावेशी औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। निवेशकों और उद्योगों के लिए राज्य को डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में विकसित करने हेतु सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक के माध्यम से सभी विभागीय स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी। विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं जांच व्यवस्था को रिस्क बेस्ड करते हुए कम जोखिम वाले मामलों में भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाले मामलों में लक्षित कार्रवाई की जाएगी। राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा रिप्स पोर्टल का इंटीग्रेशन कर रिप्स के तहत निवेशकों को देय वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल किए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य के परंपरागत एवं श्रम प्रधान टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु रिप्स 2024 के तहत इस उद्योग को कैपिटल सब्सिडी, TLI एवं CGST पुनर्भरण के साथ साथ पेरोल सब्सिडी के रूप में एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का एक अतिरिक्त विकल्प दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रिप्स 2024 के अंतर्गत इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु GCC हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स को भी रिप्स 2024 के अंतर्गत एक्सपेंशन के लाभ अनुमत किए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित किए जाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को भी रिप्स 2024 के तहत देय लाभों के लिए सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने हेतु कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को रिप्स 2024 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर के रूप में सम्मिलित किए जाने की घोषणा करती हूँ। देश और राज्य में हरित रोजगार के अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी, ई व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। राजस्थान ODOP पॉलिसी 2024 के तहत एक्सपेंशन हेतु ऋण लेने वाली इकाइयों को भी 10% मार्जिन मनी असिस्टेंस दिया जाना प्रस्तावित है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा इन अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 2,85,533 करोड़ 34 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,18,516 करोड़ 26 लाख रुपए। राजस्व घाटा 32,982 करोड़ 92 लाख रुपए। पूंजी खातों में प्राप्तियां 2,73,148 करोड़ 64 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,40,079 करोड़ 90 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 72,492 करोड़ 62 लाख रुपए। वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां
3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए। राजस्व घाटा 24,313 करोड़ 93 रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 2,85,433 करोड़ 87 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,60,902 करोड़ 23 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए। राजकोषीय मानक फिस्कल पैरामीटर्स हमारे राज्य में व्यापक स्तर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु राजकोषीय समेकन का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। हमने फिस्कल पैरामीटर्स को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2026-27 में राज्य के राजकोषीय मानकों का विवरण निम्न प्रकार है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP 21,52,100 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा GSDP के प्रतिशत में 0.69%। अन्य दायित्व GSDP के प्रतिशत के रूप में 36.8%। पूंजीगत परिव्यय 53,978 करोड़ 41 लाख रुपए। हमारी सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय घाटा GSDP की प्रतिशत के रूप में FRBM की अनुमत सीमा 3.7% में ही रखा गया है। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय समेकन कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड हमारी सरकार द्वारा प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में वर्ष 2024-25 से ऑन बोर्डिंग कर निवेश प्रारंभ किया गया है। हमारी सरकार ने अब तक CSF में राशि 2,934 करोड़ रुपए निवेश किया है। गारंटी रिडम्पशन फंड इसी कड़ी में हमने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राजकीय गारंटियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कंटिंजेंट लायबिलिटीज के रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी RBI की गारंटी रिडम्पशन फंड को भी वर्ष 2025-26 में ऑन बोर्डिंग किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स राज्य सरकार द्वारा ATBs में भी समय समय पर निवेश किया जाता है तथा इसमें निवेशित राशि के विरुद्ध भी लो कॉस्ट फंड्स उपलब्ध होते हैं। CSF एंड GRF के अंतर्गत निवेशित राशि का 50% तक विड्रॉल मात्र 3.25% की ब्याज दर पर उपलब्ध होता है, जो कि बाजार दर औसतन 7.5% से लगभग 4% कम है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश से राज्य सरकार को जहां निवेशित राशि पर ब्याज प्राप्त होता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कम लागत पर संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए वित्तीय नवाचारों यथा CSF में निवेश, GRF की ऑनबोर्डिंग एवं निवेश तथा ATBs में निवेश के फलस्वरूप RBI द्वारा प्रदान की गई ड्राइंग फैसिलिटी के ऑप्टिमम मैनर में उपयोग से राज्य को वर्ष 2025-26 में लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हो रही है। एवं वर्ष 2026-27 में भी लगभग 750 करोड़ रुपए की बचत होना संभावित है। स्विचिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम राज्य द्वारा पूर्व में लिए गए ऋण के रैशनलाइजेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की स्विचिंग की प्रक्रिया पहली बार प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप राज्य की डेट प्रोफाइल का इलोंगेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड डीकंजेशन संभव हो सकेगा। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट SASKI केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ाने
हेतु शासकीय योजना के अंतर्गत राज्य को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से राज्य में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के आधारभूत विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर त्वरित कंप्लायंस तथा योजना अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के बेहतर पेस ऑफ एक्सपेंडिचर के आधार पर वर्ष 2025-26 में 9,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने संभावित हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में राज्य की उत्कृष्ट प्रगति के परिणाम स्वरूप वर्ष 2026-27 में भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त संसाधन उपलब्ध होने संभावित हैं। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए राज्य बजट में पूंजीगत व्यय हेतु 53,978 करोड़ 41 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा है, जो कि गत वर्ष से 36.9% अधिक है। इसके साथ ही राज्य के राजकीय उपक्रमों संस्थाओं द्वारा राज्य में बिजली, सड़क व पानी आदि मूलभूत विकास कार्यों पर 51,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय किया जाएगा। इस प्रकार राज्य द्वारा वर्ष 2026-27 में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रभावी पूंजीगत व्यय किया जाएगा। कृषि बजट, एग्रीकल्चर बजट। कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु कृषि बजट के अंतर्गत बजटरी एंड एक्स्ट्रा बजटरी प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विवरण बजट खंड 4 में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में समेकित निधि राज्य की स्वायत्तशासी सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1,19,408 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 69,422 करोड़ 99 लाख रुपए समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है, जो राज्य के कुल बजट 11.36% है। कृषि बजट में गत वर्ष से 7.59% की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55% है। ग्रीन बजट। प्रदेश के दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से हमने वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट नवीन बजट खंड 4 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीन बजट में 33,475 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 12.74% है तथा कुल बजट का 5.48% है, जो कि गत वर्ष से 20.18% अधिक है। अब मैं 2026-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अपेक्षा अनुसार मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एवं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य का ये बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि जनहित, लोक कल्याण, सुशासन और तीव्र आर्थिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सजीव दस्तावेज है। नीति और राजधर्म के संतुलन से ही शासन में जनता का विश्वास जन्म लेता है और ये विश्वास हमारी वास्तविक पूंजी है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी, राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। वो
जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। श्रीमती, इसको सदन की में श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री आय व्यय का अनुमान 26-27 का उपस्थापन करेंगी, उसे सदन की मेज पर रखेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आय व्यय अनुमान वर्ष 2026-27 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं। श्रीमती दिया कुमारी प्रभारी मंत्री राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करती हूं। सदन की बैठक दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।